हेलो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। तो आज की हमारी वीडियो की यही टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव। स्टूडेंट, उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख सकें। स्टूडेंट, सबसे मेन पॉइंट हमारी है आपसे कहना, हमारी यह रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानना है, स्टूडेंट अच्छे से आपको पढ़ना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। यदि आपको नहीं जानना है तो आप इस वीडियो को जहाँ पे हैं वहीं पे छोड़ के चले जा सकते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आपको पढ़ना है, आपको जानना है, आप यह सोचते हैं कि मैं कभी भी नहीं बोलूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। हो सकता है स्टूडेंट शुरू में थोड़ा आपको बोरिंग लगे, बट थोड़ा टाइम वेट कीजिए और देखते जाइए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बहुत ही अच्छे से हमने आपके लिए बनाया है और आपको इसमें बताऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप आगे देख सकते हैं एंड आप देख रहे होंगे वॉइस यानी कि वॉच, वॉइस यानी कि वॉच। गाइस, तो हम आपको पहले बता दें, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव आपको जानने से पहले आपको वॉइस के बारे में जानना होगा। ठीक उसी तरह कहीं जाने से पहले लोग उसके बारे में जानते हैं, किसी जगह पे जाने के पहले उस जगह के बारे में जानते हैं। ठीक आपको उसी प्रकार पहले वॉइस के बारे में जानना होगा। वॉइस होता क्या है, इनका क्या काम है, तो देख लीजिए आप। वॉइस यानी कि वॉच, तो वॉइस यानी कि वॉच क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कुछ कर रहा है अथवा कर्ता पर कुछ घटित हो रहा है। देखिए आप ध्यान से, वॉइस यानी कि वॉच क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि कर्ता कुछ कर रहा है या फिर कर्ता पर कुछ घटित हो रहा है, इसे हम वॉइस कहते हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए, वॉइस के दो प्रकार यानी कि वॉइस के जो देखिए दो पुत्र हैं, एक कर्तृवाच एक कर्मवाच। वॉइस जो है इनके पिता हैं, इनका यह काम है कि यह घर पे ही रहते हैं, बस आप इन्हें जान लीजिए। तो अब देखिए वॉइस यहाँ पे कर्तृवाच और कर्मवाच, तो इनके छोटे बेटे का नाम है पैसिव वॉइस और बड़े का कर्तृवाच। इन दोनों के स्कूल का नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कर्तृवाची के स्कूल का नाम है एक्टिव और कर्मवाची के स्कूल का नाम है पैसिव। तो गाइस आप देख लीजिए, इन दोनों को हमने आपको बताया, दोनों अपने अपने नामों से बहुत ही प्रचलित हैं। इनके पिता के बारे में हमने आपको बता ही दिया, वॉइस के बारे में, तो आप इन दोनों के बारे में भी जान लीजिए। उनका काम क्या है, बस कुछ नहीं, बस वैसे उन्हें भी जानना ज़रूरी है, वहीं से तो ये लोग आए हैं, देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच और कर्मवाच। तो हमें अब इन्हें जानना है, इनके बारे में, इनका काम क्या है। यह लोगों के नाम यानी कि लोगों के जुबानों पर यह हमेशा घूमते रहते हैं। यह दो नाम, कर्तृवाच और कर्मवाच, बहुत ही प्रचलित हैं यह लोग, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। ग्रामर में हर एक बंदा कहेगा सर आप एक्टिव कब बताएंगे और पैसिव कब बताएंगे, तो आप इन्हें देख लीजिए, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। तो देखिए आप एक्टिव वॉइस, आप इसके बारे में जान लीजिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसमें वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव वॉइस में वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस में वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि कर्म को। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव एंड पैसिव, आप इन दोनों के बारे में भी जान गए होंगे। तो गाइस इसके आगे हम रूल बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान से देखना होगा गाइस। तो गाइस हम रूल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बता दें, जानना ज़रूरी है। आप देख लीजिए यहाँ पे सूचना यानी कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, बट पैसिव वॉइस 8 टेंसों की ही बनाई जाती है। एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 टेंसों की ही बनाई जाती है, यानी कि हम केवल 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से बनाते हैं। एक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की गाइस नहीं बनती है पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। बाकी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बनती है, पास्ट की बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सूचना आपको यह भी जानना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।
तो आगे हम आपको रूल बताएंगे एक्टिव से पैसिव बनाने की नियम। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पहला नियम, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम सब्जेक्ट को क्या ऑब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव में जब हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को तो जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा उसे हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो आगे आप देख लीजिए दूसरा नियम, नए ऑब्जेक्ट को बाय के साथ जोड़ते हैं। यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसे बाय के साथ जोड़ेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। रूल नंबर तीसरा देख लीजिए, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि लगाना जरूरी है। पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा गाइस, टेंस के अनुसार, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस में, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, भूलना नहीं आपको। तो गाइस आप नियम नंबर चौथा भी देख लीजिए। यह वैसे गाइस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है चौथा नियम, बट आपको जानना ज़रूरी है, जानेंगे तो कोई अपच नहीं करेगा आपको। यह है नियम, यानी कि यह जो चौथा नियम हमारा, जब कोई बंदा ज़्यादा टैलेंट बनता है तो उसके सामने यह प्रस्ताव अक्सर टीचर रख देते हैं या फिर शरारत करते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए। तो आप देख लीजिए, इसे ध्यान में रखिएगा। यदि किसी वाक्य यानी कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसे ट्रांसलेटर में जैसे मान लीजिए ऐसे कोई सेंटेंस आ जाते हैं, चौथा नियम आपको हम बता ही रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, एकदम ध्यान से देख लीजिए। यदि किसी वाक्य यानी कि सेंटेंस में इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो तो, यदि कोई ऐसा वाक्य आ गया जहाँ पे इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों में से किसी एक को ऑब्जेक्ट बनाना है। या तो आप इनडायरेक्ट वाले को सब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट तथा डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। चाहे आप इनडायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट बनाइए पैसिव बनाते समय। तो इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको बता दिया है या फिर बताने में जा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु हो सकती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्राणी होता है। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आपकी ए पेन हो गई, ए बुक हो गई, यह कोई वस्तु है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई प्राणी, एनिमल। तो इसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे में आई गेव हिम ए पेन, तो हिम क्या है, हिम यानी कि उसे, एक कोई प्राणी है ना, तो यह क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए पेन। ए पेन जो है ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ए पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपकी। तो आपको इसे ध्यान में देना होगा स्टूडेंट, यह बात आपको ज़रूरी है जानना। वैसे जानते रहेंगे तो आप कभी बचेंगे नहीं ना, यह जानना ज़रूरी है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा इस नियम को, और इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे में हमने आपको बता दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु हो सकती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई प्राणी हो सकता है। तो ऐसे वाक्य मान लीजिए आपको कहीं मिल गए जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो इनमें से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय। ऐसा आपको पैसिव में ही करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज सब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्टिव, चेंज सब्जेक्टिव इनटू द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख लीजिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं, एक बात भूलिएगा मत गाइस, आपको यदि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानना है तो आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा ये चार्ट है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे याद रखना होगा अपने दिमाग में। आप हमेशा इसे याद रखिएगा, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, इसे एकदम ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानना है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कभी नहीं भूलना है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हमने एक चार्ट आपको और तैयार किया है, देखिए यहाँ पर है, इसको भी अभी हम बताएंगे। तो पहले आप इसे देख लीजिए, इस वाले चार्ट को।
तो आपको हम गाइस कहेंगे, आप देख लीजिए सब्जेक्टिव केस, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्टिव केस रहेगा आई, तो हम उसे क्या ऑब्जेक्टिव यानी कि पैसिव बनाते समय आई का हम क्या कर देंगे मी। यानी कि एक्टिव में आई जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय, तो उसका ऑब्जेक्ट होता क्या है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देम, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो आपसे हमारा निवेदन है, यदि आपको जानना जरूरी है एक्टिव और पैसिव वॉइस आप जानना चाहते हैं, तो इसको आप मत भूलिएगा। हमारे इस चार्ट को आप देख लीजिए ध्यान से, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में यू अगर हमारा सब्जेक्ट है, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हम जरूर यू को ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में यू ही होगा। अगर ही रहेगा इसे हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हिम हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो बाबू हो, भैया हो, दीदी हो, हमारा आपसे ही निवेदन है, अगर आप एका जानना चाहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो एका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके आगे भी हम आपको अगला रूल बताएंगे। तो गाइस देख लीजिए, हमारा ए रहा दूसरा चैप्टर, हमारा ई रहा दूसरा चार्ट, सॉरी हमने चैप्टर बोला। तो गाइस आप देख लीजिए, रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि हम आपको रूल यह दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ए का समझना बहुत ही ज़रूरी बा। अगर आपको यह पता रहेगा तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट, यह हमारा दावा है। आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, यह दोनों चार्ट, पहला और दूसरा हमारा यह चार्ट आप जानना चाहेंगे और जानना भी ज़रूरी है। यदि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस जानना है तो पढ़ना है तो आप देख लीजिए, कभी मत इसे भूलिएगा इन दोनों को। और हमने आपको पहले इसके पहले नियम बताया है, आपको इन सभी नियमों को भी ध्यान में रखना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा दूसरा चार्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देख लीजिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस में अगर डू डज रहेगा, सेंटेंस में अगर डू डज आ गया तो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल उसके अनुसार आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आपको पता ही है इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप देख लीजिए, यदि सेंटेंस में इज एम आर आ गया तो आप क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, इसके आगे आप बीन लगा देंगे। यदि हैज़ हैव आ गया तो आप क्या करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन कर देंगे। यदि डिड आ गया यानी कि पास्ट, तो आप क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर। यदि वाज वेयर आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो आप क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको बीन लगा देना है इसके आगे। हैड आ गया तो आपको क्या लगाना है, हैड बीन। यदि विल हैव और शैल हैव आ गया तो आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। यदि विल शैल आ गया तो आपको क्या लगाना है, विल हैव और शैल हैव। हमने आपको पहले ही बताया है एक्टिव वॉइस में कितने 12 टेंस होते हैं। एक्टिव वॉइस में 12 टेंसों की होती है, बट बनाई कितने टेंसों की जाती है, 8 ही टेंसों की बनाई जाती है। एक्टिव वॉइस 8 ही टेंसों की बनाई जाती है, वह 8 टेंस इसमें हैं। देख लीजिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 3 इसमें, और 3 पास्ट कंटिन्यूअस में, 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि 2 फ्यूचर टेंस में बनते हैं। यानी कि 3 पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस की बनती है, और 3 पास्ट की, और 2 फ्यूचर की। तो आप यहाँ पे ध्यान में दीजिए, आप यह देख लीजिए ध्यान से, डू डज, अगर आपको सेंटेंस में डू डज आ गया तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अगर याद मान लीजिए एक्टिव वॉइस में इज एम आर रहेगा तो आप किसका, बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, इसे देखिए गाइस, आप ध्यान से समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा। यदि आप कहीं भूलेंगे तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा हमारे दोनों चार्टों को। यदि सेंटेंस में डू डज आएगा तो आपको करना क्या है, इज एम आर लगाना है पैसिव बनाते समय। अगर सेंटेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ गया तो आपको उसके आगे बीन लगाना है। यदि हैज़ हैव आ गया तो आपको हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करना है, बस बीन आपको जोड़ देना है। डिड आ गया तो आपको वाज वेयर लगा देना है पैसिव बनाते समय। या देखिए पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस, अगर इसमें से
कोई भी आ गया तो आपको यह ध्यान होना चाहिए, आप एक याद होना चाहिए। अगर डू डज रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। डिड रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग कर देंगे। यदि वाज वेयर रहेगा तो हम बीन का प्रयोग कर देंगे। यदि हैड आएगा तो हम बीन का प्रयोग कर देंगे। विल हैव शैल हैव रहेगा तो हम विल लगा देंगे। केवल विल शैल रहेगा तो हम विल हैव और शैल हैव लगा देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए। हमेशा एक्टिव से चेंज करते समय पैसिव वॉइस को आपको यह चीज़ें याद रहेंगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह हमारा दावा है गाइस, यह हमारा दावा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह आपको यदि पता रहेगा तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप। हमने आपको बता ही दिया है ना, यानी कि एक्टिव वॉइस में इसमें से कुछ भी आ गया, मान लीजिए एक्टिव वॉइस में डिड आ गया तो आप पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में आप डिड को नहीं लगाएंगे, आप वाज वेयर को ही लगाएंगे। ठीक, आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं ना। हमने आपको बता ही दिया कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। बनती कितने टेंसों की है, 8 ही टेंसों की यह बनती है। ध्यान से इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक यदि आप स्टूडेंट जानेंगे ना तभी आपको आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम इसके अनुसार अभी आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे, एग्जाम्पल अभी इसके अनुसार इन सभी का प्रयोग करके आपको हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। स्टूडेंट आप ध्यान से इसे समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई हर एक बात याद होगी और आप याद इसे कर लेंगे ताकि आप कभी भी एक्टिव पैसिव ना भूलें। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ आगे। तो स्टूडेंट देख लीजिए अब आप एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्या है सेंटेंस, मैं एक सांप मारता हूँ, मैं एक सांप मारता हूँ, ये आपका सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, आई किल ए स्नैक। इसकी एक्टिव वॉइस क्या हो गई, आई किल ए स्नैक। अब आपको इसकी पैसिव वॉइस देखना है। तो स्टूडेंट हमने पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या बताया था, नियम आपको याद होगा ना, अभी हमने आपको बताया। तो देख लीजिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आप देख लीजिए इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्नैक है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो देख लीजिए हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने आपको बताया क्या है, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग हुआ। तो उसके बाद पैसिव वॉइस में हमने हमेशा बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे देखिए किल है, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। बाई, बाई हमेशा आप लगाएंगे, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे तो बाई के साथ ही करेंगे। तो बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो, डू यू रीड ए नॉवेल। ठीक उसी तरह आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, बट उससे पहले क्या है, आप देख लीजिए डू, ये क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे डू लगा है। हमने आपको क्या बताया, यदि डू डज रहेगा, आप चार्ट देखिए, चार्ट को आप देखिए, पीछे जाइए। तो डू डज हमने आपको क्या बताया, यदि डू डज रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे डू है, प्लूरल है ना। तो आपको बस सेंटेंस को देखना है। यहाँ पे देखिए, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो। ठीक, यहाँ पे तुम जो है सब्जेक्ट, यानी कि यह सब्जेक्ट तुम क्या है, तुम जो है हमारा यह करता है, करता क्या है, प्लूरल है। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे, ए नावेल, यह हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जब सिंगुलर रहेगा तो हम करेंगे क्या, इज का ही प्रयोग करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम इज का ही प्रयोग करेंगे, बहुवचन रहता तो हम आर का प्रयोग करते। बट यहाँ पे एक वचन है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में पहले डू लगाया तो यहाँ पे इज लगेगा ही, लेकिन अगर यही प्लूरल रहता तो यहाँ पे यार लगता। बट ये प्लूरल नहीं है, ए नावेल सिंगुलर है, एक वचन है। तो इज ए नावेल रीड, रीड का थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पढ़ना है, रीड होगी इसकी। पढ़ने की स्पेलिंग, पढ़ने की मीनिंग रीड हुई होती है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। फिर बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। स्टूडेंट अब आप देखिए अगला एग्जाम्पल, हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो आप एक्टिव वॉइस को देख लीजिए, सी इज़ रीडिंग ए नावल। ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी इज़ रीडिंग ए नावल। तो हमने आपको क्या बताया है, यदि डू डज रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग, यदि इज एम आर रहेगा तो उसके आगे हम बीन जोड़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए इज है, हम इसके आगे बीन लगाएंगे। आप अभी देखिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे पैसिव बनाते समय। तो ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में इसे सब्जेक्ट करेंगे। ये बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज, इसके बाद हमने आपको बताया क्या, बिन लगाना है, तो बिन लगा दिए।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, लेकिन रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। यहाँ पे देखिए रीड का थर्ड फॉर्म रीड होगा, हमने ING लगा दिया, सॉरी, रीड रहेगा रीड बाई हर। तो देखिए अब गाइस दूसरा एग्जांपल एक्टिव वॉइस, आई वाज रीडिंग ए नावल। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही करना है। तो ए नावल हमने आपको बताया, चार्ट देखिए, आप चार्ट देखिए पीछे है। तो वाच के बाद हमने बताया यदि वाच वेयर रहेगा तो हम बीन लगाएंगे, तो बीन रीड का थर्ड फॉर्म रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड होगा। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में चाहे जो रहे, कंटिन्यूअस रहे या ना रहे, चाहे थर्ड फॉर्म कुछ भी रहे, लेकिन ये आपको ध्यान देना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगी। पैसिव में अगर पैसिव आपको बनाना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हमेशा लगाइएगा, चाहे एक्टिव में कुछ भी रहे, मगर पैसिव में थर्ड रहे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहे। तो आप देख लीजिए रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड, आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, बाय के साथ हम मी कर देंगे नए ऑब्जेक्ट को। तो देखिए आपका ये जो एग्जांपल है निगेटिव का है, तो एक्टिव वॉइस देखिए निगेटिव में है, सोहन वाज नॉट किलिंग ए बर्ड। यहाँ पे नॉट है ना, देखिए निगेटिव का है, एक्टिव वॉइस है। तो आपको पहले देखिए कुछ नहीं, पहले आप ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। आपने इसे सब्जेक्ट बना लिया है, बर्ड हमने आपको बताया वाज रहेगा तो बीन लगाएंगे, बट यहाँ उसके पहले क्या है, नॉट है, बीन के पहले हम नॉट लगाएंगे। तो ए बर्ड वाज नॉट, उसके बाद हमें आपको बीन जोड़ देना है। हमने आपको बताया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगती है। किलिंग जो यहाँ पे कंटिन्यूअस में है, बट आपको थर्ड फॉर्म करनी है मेन वर्ब की, तो किल्ड कर दिया। किलिंग का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है किल्ड होती है। बाय सोहन, सोहन का ऑब्जेक्टिव केस सोहन ही होता है। तो स्टूडेंट देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए अगला, एक्टिव वॉइस, ही हैज़ ईटेन एन एप्पल, आपका एक्टिव वॉइस है। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, तो एन एप्पल हमने आपको बताया ना। हैज़ के बाद आप क्या करेंगे, हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, हैज़ के बाद बीन ही तो लगाएंगे। अब चार्ट देख लीजिए, चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट आपको याद होना चाहिए। तो एन एप्पल हैज़ बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में रहती है, तो ईटेन बाई हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है गाइस, इसे आप भूलिएगा मत। तो देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस, यह क्या है, आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटेन ए लेटर। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लिया है, ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए गाइस यहाँ पे हैव है, बट हमने यहाँ क्या किया है, हैज़ लगाया है। क्यों लगाया है आप बता सकते हैं, हमने आपको पहले अभी बताया है नावल वाले सेंटेंस में, उसके पहले हमने आपको बताया है एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल। तो आप देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, ए लेटर सिंगुलर है ना, या एक वचन है, ए लेटर एक वचन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। अगर यही बहुवचन यानी कि प्लूरल रहता ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हैव लगाते हैं। यहाँ पे हैव है ना, यहाँ पर भी हम हैव लगाते हैं, बट यह सिंगुलर है, ए लेटर, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यह सिंगुलर है, इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। हमें वो नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है आई है तो यहाँ पे हैव लगा है, इसलिए लगा है कि आई प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हैव लगा है। बट यहाँ पे लेटर जो सिंगुलर है, तो क्या हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए हम हैज़ लगाएंगे। एक वचन साथ हैज़ का ही प्रयोग तो होता है, आप पढ़े होंगे ग्रामर में, हैज़ का ही प्रयोग होता है। तो देखिए उसके बाद हैज़ के बाद क्या था, नॉट था, रिटेन, यहाँ पे आपको रिटेन ही करना है। नॉट के बाद बीन, सॉरी हैज़ नॉट बीन, हैज़ हैव रहेगा तो आपको बीन भी आगे जोड़ना है, तो बीन रिटेन बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस में होगा। बस आपको यही ध्यान देना है, बहुत से लोग इसमें बच जाएंगे, हैव है तो बहुत लोग यहाँ पे हैव ही लगा देंगे, लेटर हैव नॉट बीन जोड़ देंगे उसी में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यह ध्यान देना है यार, ये लेटर जो हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम यहाँ पे हैव नहीं लगा सकते, हैव बहुवचन के साथ लगता है। यहाँ पे यू रहेगा तो हम लगा देंगे हैव, दे रहेगा तो लगा देंगे, आई रहेगा तो लगा देंगे, बट सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, ये लेटर रहेगा, एक बुक रहेगी, तो हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग ही करेंगे गाइस, यहाँ पे हैज़ लगेगा। आपकी अब बात ध्यान में रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो चार्ट है, चार्ट भी है, और ऐसे सेंटेंसों को आपको ध्यान में देना होगा। यदि आप ध्यान से कोई सेंटेंस नहीं बनाएंगे, सोच के नहीं बनाएंगे, तो गलत हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट आपको कोई भी सेंटेंस बनाते वक्त ध्यान देना तो ज़रूरी है ही। स्टूडेंट अब हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, इसके पहले हम स्टूडेंट बता दें, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। वैसे भी अब यदि आप क्लास 10th में तो ही ऐसा करिए, क्योंकि यह जो हमारी वीडियो है, जो कुछ भी मैं बताऊँगा क्लास 10th वालों को ही बताऊँगा, उनके लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड एग्ज़ाम में, 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। आगे हमारी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर मान लीजिए
हो सकती है बायोलॉजी भी आ सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस हम आपसे बस यही कहेंगे कि ध्यान से पढ़िए। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब जब भी होगा आपको, तो आपको हमारी तरफ से बहुत ही मदद मिलेगी। आपको जो कुछ हम भी बताएंगे सब आपके लिए काम आएगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से पढ़िए। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है स्टूडेंट। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए और पढ़िए।